बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी सदन को नहीं चलने देती थी, और आप जब सत्ता के अंदर है तब भी वो चाहते हैं कि सदन नहीं चले और सदन की जवाबदेही से बचा जाए। मीडिया को खरीदना हमको भी तो आता है, सरकार का पैसा खर्च करो और मीडिया को खरीदो, लेकिन हम उन राज्यों में क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। चाहे इस तरह के जितने भी हमारे लोग थे उनके खिलाफ एक पूरा समग्र रूप से षड्यंत्र किया गया था, जबकि SC ST OBC के जो लोग होते हैं उनके पास वो सामाजिक कवच नहीं है। वह समाज की कुरीतियां हो या राजनीतिक फैसले हो, उसके ऊपर अपनी बात रखते हैं, उनके पास मुंह पर जबान होती है, उनके हाथों में ताकत होती है, तो वो फुल ताकतवर मंत्री होते हैं, वो कोई हल्के फुल्के मंत्री नहीं होते हैं। दलित प्रेसिडेंट का अपमान हो रहा है। मोदी जी ऐसी बातें करते करते प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए। बीजेपी के अंदर केवल मोदी जी बोलते हैं और एक थोड़ा बहुत अमित शाह जी बोलते हैं, बाकी वो किसी को कुछ भी बना दें, कोई बोल नहीं पाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता, मीडिया के जानकार और फैक्चुअल टेलीविजन डिबेट में फैक्चुअल बात करने वाले गुरदीप सप्पल साहब हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनका कहना है कि मैं बिना आंकड़े की बात नहीं करता हूँ, मेरे पास फैक्ट हो, डेटा हो। आज कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोकसभा राज्यसभा में जो हंगामा है वो सत्ता पक्ष कर रहा है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने देश की छवि दुनिया में खराब की है। ये भी फैक्चुअल है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी कभी सत्ता पक्ष ने हंगामा किया है? देखिए, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है संसद को चलाना। सत्ता पक्ष संसद में हंगामा नहीं करता है क्योंकि उसको तो जवाब देना होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं देना, उसको किसी भी चीज की जवाबदेही लेनी ही नहीं है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि संसद चले ही नहीं। संसद को चलाए बगैर केवल कुछ लोगों की जो डिक्टेटरशिप है उससे वो देश को चलाना चाहते हैं। नहीं, मैं वही समझ रहा हूं कि राहुल गांधी तो अपोजिशन है ना, तो पहली बार ऐसा हो रहा है या इससे पहले भी हुआ था? चूंकि मैं आपको पहले कभी सरकार सत्ता ही सवाल पूछे अपोजिशन से। नहीं, पहले ये कभी नहीं होता था। सत्ता की जिम्मेदारी संसद को चलाने में होती थी क्योंकि उसके पास काम होता था, उसके पास बिल्स होते थे, वो कोशिश करते थे किसी तरह से उनके बिल पास हो जाएं, और इस काम को करने के लिए सत्ता पक्ष के जो मंत्री होते थे, खासतौर पर सीनियर लीडर, उनके संसदीय कार्य मंत्री होते थे, वो विपक्षी नेताओं से जाकर पर्सनली रोज मुलाकात करते थे, उनके साथ बातचीत करते थे कि किसी तरह से संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए। ये पहली बार हो रहा है कि चलाने की कोशिश तो छोड़िए, वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं सदन के अंदर कि आज किस मुद्दे पर सदन को चलने नहीं देना है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी सदन को नहीं चलने देती थी, और आप जब सत्ता के अंदर है तब भी वो चाहते हैं कि सदन नहीं चले और सदन की जवाबदेही से बचा जाए। तो क्या आप लोग, मतलब इस वजह क्या लग रहा है आपको कि वो आम आदमी के सवालों से बचना चाहते हैं, या राहुल गांधी को घेर कर उनका जो पॉलिटिकल फायदा हो रहा है वो ज्यादा दिख रहा है? तो आप लोग आम आदमी का सवाल नहीं पूछ पा रहे? शंभू जी, राहुल गांधी को घेर कर फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं वो लोग घबराए हुए हैं दो वजह से। एक तो जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता हुई और जिस तरह से पूरे देश से हुजूम उठकर साथ आया, वो आम आदमी की ताकत को ये सरकार समझ रही है। उनको मालूम है कि राहुल गांधी जिस तरह से एकदम स्पष्ट रूप से अपने विचारों को सामने रखे हैं, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ते हैं, सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए सवाल पूछते हैं, और जनता साथ आ रही है, वो उस मोमेंटम को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से अब इसको रोका जाए और राहुल गांधी जी के खिलाफ एक माहौल दोबारा से खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन वो फैक्ट दे रहे हैं आप, 3 राज्यों के नतीजे हैं नॉर्थ ईस्ट। हाँ, आपका गर हुआ करता था, आपकी तो वापसी कहीं नहीं हुई। देखिए, 3 राज्यों की जो नतीजे आए, जब बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है इसमें और ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जीत गए और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, वो ये छुपा जाता है मीडिया कि मेघालय में उनको 2 सीट मिली थी, हमें फिर भी 5 मिली। पूरे सदन में 2 सीट वाली जीत को भी मोदी जी अपनी महान जीत बताते हैं और मीडिया उसको दिखाता है और सवाल हमसे पूछता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में कर्नाटक का चुनाव होने जा रहा है, क्या उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी आगे आज है या नहीं है?
आज कर्नाटका के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, इवन कि बीजेपी के मंत्रियों से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करेंगे, वो ये बताएंगे आपको कि आने वाले दिनों में कर्नाटका में कांग्रेस कैसे हावी रहेगी। एक बड़े राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनावी राजनीति में कहीं पीछे जा रहे हैं, बल्कि आने वाले कुछ महीनों में जितने स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, आप देखेंगे कि बीजेपी को कांग्रेस से चुनौती मिलने जा रही है और हम जीतने जा रहे हैं। इस फैक्ट को तो मानेंगे ना कि मीडिया मैनेजमेंट में आप लोग फेल हैं। सरकार जो है, आप लोग सरकार में भी तो मीडिया मैनेज नहीं कर पाए। देखिए, मैं जानता हूं आंकड़ा, त्रिपुरा में सीटें घटी हैं बीजेपी की, वो भले सरकार में है। मैं ये भी जानता हूं कि मेघालय में उनकी सीटें घटी है, मैं भी जानता हूं कि नागालैंड में उनको सीट ही नहीं आई। लेकिन सवाल है कि उन्होंने जिस तरह से दिखाया कि हम नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों में गठबंधन करके सरकार, अब मेघालय में उन्होंने गठबंधन करके सरकार बना ली। लोग कह रहे कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं गठबंधन नहीं, जहां कांग्रेस मजबूत है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां उनको गठबंधन, छोटे दलों को आप लोग अहमियत ही नहीं देते हैं, रीजनल फोर्सेस को अहमियत ही नहीं देते। देखिए मोदी जी जिनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे मेघालय में, उनके साथ सरकार में है। दो अलग अलग सवाल, एक कि हम मीडिया मैनेज क्यों नहीं कर पाते, और दूसरा हम गठबंधन क्यों नहीं कर पाए। मीडिया मैनेजमेंट का जो लफ्ज है ना शंभू जी, वो लफ्ज ही लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र के अंदर मीडिया की स्वाधीनता सुनिश्चित करनी होती है, मीडिया को मैनेज नहीं करना होता है। जो भी पार्टी सत्ता में अगर लोकतंत्र में विश्वास करती है, तो कभी भी मीडिया मैनेजर का शब्द भी इस्तेमाल नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने अगर मीडिया को आजाद रखा इस देश में, हम करीब 55 साल तक सत्ता में रहे इस देश के अंदर आजादी के बाद। उन 55 सालों में मीडिया को आजादी कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित की। वो इसलिए नहीं की कि हमको मीडिया मैनेजमेंट नहीं आता था, बल्कि इसलिए कि आजाद मीडिया, सुदृढ़ मीडिया लोकतंत्र के जिंदा रहने की पहली शर्त है। और ये जो कांग्रेस का थॉट है, ये नया नहीं है। ये 1931 में जब कराची रेजोल्यूशन पेश हुआ था और पहली बार नेहरू जी ने बताया था देश को कि आने वाला भारत कैसा होगा, आजाद भारत कैसा होगा, तो पहले प्रस्ताव में ही ये बात की गई थी कि भारत के अंदर मीडिया स्वाधीन होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। उसी दौर में आरएसएस बन चुकी थी। आरएसएस का 1926 से लेकर जब तक हमारा संविधान बना 1950 तक, कोई डॉक्यूमेंट में, किसी भाषण में एक लाइन कभी उन्होंने ये बात नहीं की कि आने वाले भारत में अगर हम आएंगे तो मीडिया की आजादी रखेंगे। वो शुरू से अफवाह बेस्ड प्रोपेगेंडा की बात करते थे। कांग्रेस शुरू से आजाद मीडिया की बात करती थी। इसलिए अगर हम दोबारा भी सत्ता में आएंगे, या जिन राज्यों में आज हम सत्ता में हैं, हम भी मीडिया मैनेज कर सकते हैं। मीडिया को खरीदना हमको भी तो आता है। सरकार का पैसा खर्च करो और मीडिया को खरीदो। लेकिन हम उन राज्यों में क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बोली गठबंधन की, यूपीए की सरकार कितने साल चली थी? 10 साल। वो गठबंधन की सरकार थी कि नहीं थी? आज हम कितने राज्य में गठबंधन में मौजूद हैं? कर्नाटक में हमारा गठबंधन पावर में है, झारखंड में हमारा गठबंधन पावर में है, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन पावर में था, केरल में हम गठबंधन की सरकारें चलाते आए हैं। तो ये जो कहना है, ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करती है। हाँ, मोदी जी की तरह हम नहीं हो सकते हैं कि जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने मेघालय में खुल के प्रचार किया और कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, चुनाव के बाद उसके साथ सरकार बना ली, उसके भ्रष्ट होने पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं इस देश के अंदर। वो जिसको चाहे भ्रष्ट बोल सकते हैं, जिसको चाहे उसके भ्रष्ट कार्यों को माफ करके उसके साथ सरकार में बैठ सकते हैं, जिसको चाहे अपने साथ मिलाकर उसको दूध का दूल्हा कह सकते हैं। लेकिन देश के अंदर नियम कानून भी तो हैं। आप लोग, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, चूंकि आप तो मीडिया में बड़े, आप संपादक थे, आप सीईओ थे, आपने देश को लोकसभा और राज्यसभा जैसा टेलीविजन चैनल दिया है। मेरी एक राय है कि आप मीडिया नहीं खरीद सकते हैं, कांग्रेस चाहे भी तो, या बीजेपी के अलावा कोई और दल नहीं खरीद सकता है। आपको लगता है मीडिया खरीदा गया है, या मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, चूंकि वहां डाइवर्सिटी नहीं है, उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी और आरएसएस के साथ? दोनों है, दोनों है। मीडिया के अंदर केवल मीडिया संगठनों में नहीं, मीडिया के जितने भी तंत्र हैं उसमें डाइवर्सिटी नहीं है पूरे मीडिया के अंदर। और मैं आपको बताऊं, जब मैं राज्यसभा टीवी मैंने शुरू किया, ये बात बताने की जरूरी है
तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स थी, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में रिजर्वेशन नहीं होता है। तो हमने तय किया था पॉलिसी के तहत पे कि हमारे यहाँ लगभग 30% लोग हम उन वर्गों से लेंगे जो हम SC ST OBC वर्ग बोलते हैं। और मैं 8 साल तक अपने मित्रों को बोलता रहा कि मुझे संपादक लेवल पे लोग दीजिए, मुझे दलित रिपोर्टर्स दीजिए। मैं कई जगह गया, जैसे कि एक दलित रिपोर्टर्स का नेटवर्क गोवा के अंदर है, आप भी जानते हैं, मैंने वहां बात की, मैंने चेन्नई में बात की, लेकिन मीडिया के अंदर कोशिश करने के बाद भी हम वो सीटें नहीं भर पाए 8 साल, क्योंकि इन कम्युनिटीज के लोग मीडिया के अंदर ग्रो ही नहीं करने दिए गए। ना खुद उनका इंटरेस्ट रहा है और ना ही सिस्टम ने उनको आगे बढ़ने दिया है। आप जो काम कर रहे हैं वो काम अब शुरू हुआ सोशल मीडिया के आने के बाद। नहीं, लेकिन मुझे वो दौर याद है जब चप्पल साहब ने हम जैसे लोगों को भी राज्यसभा टेलीविजन में एज ए गेस्ट बात करने का मौका दिया, बुलाया, रिकॉग्नाइज करते थे शुरुआती। लेकिन सर लेकिन जो मैं बात पूरी कर रहा था, हाँ, कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मीडिया के अंदर ना एक भी दलित संपादक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगा आपको। ट्राइबल तो है ही नहीं, OBC के कोई इक्का दुक्का लोग संपादक नहीं है, हाँ इक्का दुक्का लोग हैं, रिपोर्टर्स नहीं है। और इन सब की जो बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनकी RSS के साथ वैचारिक सहमति एक लेवल पे बनी है, उसका भी फायदा उनको मिलता है मोदी जी को। और ये सहमति भी पैसे के आधार पे भी बनी है और RSS के विचार के आधार पे भी बनी है। इसीलिए आपकी पार्टी का जो एक रिजोल्यूशन आया कि हम 50% रिजर्वेशन पार्टी के अंदर ढांचागत पार्टी स्ट्रक्चर में देंगे। ये बहस बहुत दिनों से चल रही थी और इस बहस को अब इस प्लीनरी में, जिसमें खरगे जी की अध्यक्षता के बाद जो प्लीनरी हुई है, उसमें इस बात को लाया गया और हमारा संविधान को संशोधित किया गया है। क्योंकि अब जो मुल्क है, देखिए हमने कांग्रेस पार्टी ने संविधान दिया, उस संविधान में जो अधिकार दिए गए बराबर के अधिकार दिए गए और खास तौर पर 2 चीजें हुई, एक सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन और एक शिक्षा में जो रास्ते खोले गए। उसकी वजह से इस देश में वो कम्युनिटीज पढ़ पाई हैं, वो कम्युनिटीज जागरूक हो पाई हैं जो कम्युनिटीज कभी भी एम्पावर्ड नहीं थी, जिनके पास राजनीतिक सामाजिक अधिकार थे ही नहीं। पिछले 70-75 साल के अंदर संविधान बनने के बाद देश भर में वो तमाम कम्युनिटीज आगे आई हैं। अब जब वो आगे आई हैं तो वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मांग रही है। तो देर नहीं हुई आपको लगता है? ये आपको या तो एक्सपर्ट कह रहे कि एकदम जब आप अपने सबसे 60 साल आपने राज किया इस देश में, UPA 2 में एक भी OBC का मंत्री नहीं था, शेड्यूल ट्राइब के एक मंत्री थे, एक भी मंत्री शेड्यूल ट्राइब नहीं था। हाँ, OBC मंत्री थे, शेड्यूल ट्राइब भी थे। वो पीछे ट्वीट देखा है, UPA 2 में उस ट्वीट के 2 शेड्यूल कास्ट के मंत्री थे, सिंधे साहब और खड़गे साहब। आप एक ट्वीट के आधार पे लालू यादव बाहर थे, रामविलास जी बाहर। आप एक ट्वीट के आधार पे बोल रहे हैं कि 2014 में जिस दिन सरकार गई उस दिन कोई ट्राइबल मंत्री नहीं था, क्योंकि वो उस समय वो इस्तीफा हुआ था इस करके, अदरवाइज पूरे 10 साल ट्राइबल मंत्री थे। UPA 1 में अर्जुन सिंह OBC रिजर्वेशन देते हैं, ऐतिहासिक फैसला है। इस देश का 60% आबादी आपको अप्रिशिएट कर रहा था। अब 22 सीटें जीत के आते हैं UP जैसे राज्य में, जहां काफी डेफिसिट थी पार्टी की। हमारी पार्टी के अंदर एक 2 चीज समझिए, संविधान में अधिकार कांग्रेस पार्टी ने ही दिए, लेकिन इस देश में लगातार जो कम्युनिटीज सत्ता में रही ऐतिहासिक रूप से, तो कांग्रेस पार्टी में भी वो रही। लेकिन धीरे धीरे जब बाकी कम्युनिटीज बढ़ी हैं तो उनको प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ था। गहलोत जी कब बन गए थे मुख्यमंत्री? बघेल साहब कब मुख्यमंत्री बन गए थे? संविधान संशोधन तो अभी हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों को भी OBC का कम्युनिटी से देना शुरू किया है। खरगे जी इस संशोधन के पहले अध्यक्ष बन गए थे। ये जो बदलाव है, बदलाव के लिए जमीन किसने तैयार की? SC ST OBC की अवेयरनेस की जमीन कांग्रेस ने तैयार की, उसको खाद पानी कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसकी फिलॉसफी ने दिया। और अब जब वो अवेयरनेस आ गई है तो उसको हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। इनका ये आप कह सकते हैं कि चूंकि एक द्वंद है, सामाजिक द्वंद है, इसलिए जब हम OBC रिजर्वेशन देते हैं, 2006 में दिया, तो हम उसको शायद उतने फोर्सफुली इस देश के अंदर प्रमोट करना चाहते कि हमने काम किया, उसमें एक झिझक रही। ये बात सच है और ये बात भी सच है कि अब कास्ट सेंसस पार्टी को बहुत फायदा हुआ। हमारी कास्ट सेंसस
हमने कराया 2011 में, आंकड़े नहीं जारी किए, लेकिन हम उसका फायदा उठाने से झिझके। आज वही कास्ट सेंसस का इशू इस देश में सबसे बड़ा इशू बन के उभरा है। मैंने सुना है कि ये जो फैसला आप लोगों ने नीतिगत लिया है पार्टी में, इसका भी प्रचार प्रसार न करने का फैसला हुआ है कि इसको ज्यादा टीवी अखबार में नहीं बताना है कि हमने पार्टी के अंदर 50% रिजर्वेशन दिया है SC ST OBC को। नहीं, इसके बिल्कुल उल्टा है। बल्कि अभी आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए एक सोशल जस्टिस एडवाइजरी काउंसिल बन रहा है, जो लगातार इस पर नजर भी रखेगा, मतलब सप्पल जी के अलावा कोई है कांग्रेस में जो जानता है कि SC ST OBC एक जाति और एक धर्म का मसला नहीं है। सिखों में भी SC ST OBC है, मुसलमानों में भी OBC है। अगर बहुत लोग नहीं होते, हाँ, सुन तो कैसे चेंज होता? सिखों में भी SC और OBC है, मुसलमान में भी OBC है 90%, हिंदुओं में भी SC ST OBC है, बुद्धिस्टों में भी है, क्रिश्चियन में भी शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो जो SC ST OBC का जो मुद्दा है, तो 97% भारतीय SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं। देखिए 97% तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुजन तो हैं। अब वो 85% है, 88% है, 90 है, उसी के लिए कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि जब अब इन कम्युनिटीज को अगर हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो ये इन कम्युनिटीज को पॉलिटिकल रूप से साथ लाने में चैलेंज होगा। कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से ये कम्युनिटीज में अवेयरनेस आई है, और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि उस अवेयरनेस के चलते अब उन कम्युनिटीज में लीडरशिप कांग्रेस पार्टी डेवलप करे, जो लीडरशिप नफरत और बांटने की बात ना करे, बल्कि राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से बात करे। ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। इसके लिए इस प्लीनरी में सबसे बड़ा काम हुआ, और उसके प्रचार प्रसार बाकायदा कर भी रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन समस्या वो है कि मीडिया उसको कम दिखाता है। हमारी ओर से झिझक नहीं है, प्रॉब्लम मीडिया की है। नहीं, मीडिया तो आप पहले तो आप ही लोग का मीडिया। अच्छा, एक जो इनकम टैक्स ईडी वाला मामला चल रहा है, आप लोगों पर जांच हो रही है, तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन। अब तो आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि इनकम टैक्स ईडी सब जांच ठीक है, CBI जांच ठीक, क्यों नहीं मान रहे? जब मोदी जी ने 2014 में चुनाव लड़ा था, मालूम नहीं आपको याद है या नहीं है, उनका एक वायदा था कि जो राजनीतिक मामले हैं उनकी जांच और उन पे फैसला कोर्ट के अंदर 6 महीने के अंदर पूरा होगा। ये वायदा करके वो देश में आए थे। अब 9 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए। कांग्रेस के खिलाफ जितने भी उन्होंने जांच की, 6 महीना छोड़िए, 9 साल में जांच कहीं पहुंची है? अगर गलत था तो आप उस जांच को पूरी कराते थे। वो पूरी नहीं करते हैं, वो केवल तलवार लटका के रखना चाहते हैं ताकि देश में एक मैसेज जाए। वरना क्या वजह है कि जिस 2G घोटाले की बात करके वो आए, जिस कोल घोटाले की बात करके आए, जिस कॉमनवेल्थ घोटाले की बात वो करते थे, आज 9 साल में उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? उल्टा कोर्ट से कांग्रेस के लोग बरी होते गए। और उसमें एक पिछड़ा और एक दलित जेल गया सबसे ज्यादा, कनी मोड़ी और ए राजा, जो आपकी सरकार में एक तो मंत्री थी और एक आपके अलायंस में थी। देखिए, पिछड़ा और दलित के एंगल से देखे जाने की बजाय, नहीं, जेल वही दो लोग गए। नहीं, देखिए, पवन बंसल जी को भी बिना इस्तीफा मतलब हुआ, देना पड़ा। जेल नहीं गए सर। देखिए अलग अलग है ना। हाँ। उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। अश्विनी कुमार ने इस्तीफा, वो दलित नहीं थे उस समय। ये अटैक नहीं, मैं जेल जाने की बात कर रहा हूँ। जेल भी 2 ही लोग गए। मैं उस पर आऊंगा, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। ये षड्यंत्र जो है ना, ये कांग्रेस के खिलाफ था। उसमें कई लोग फंसे। अशोक चौहान के, वो तो एक अलग मामला नहीं, अलग मामला क्यों है? उसको तो हाउसिंग तो क्यों नहीं आज तक साबित हुआ है? वो क्या निकला उसके अंदर? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को नहीं तो मानते हैं ना कि कांग्रेस के आला कमान के से फैसला लेने में सरकार से चूक हुई कि कनी मोड़ी जेल गए, ए राजा जेल गए, उनका इस्तीफा हुआ ए राजा का, जिन्होंने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को एकदम सस्ता कर दिया था। बड़े प्लेयर्स आ गए थे, आप एक ही 2 प्लेयर हैं। तो ये तो मान रहे हैं ना कि दलित और पिछड़े जेल गए आपकी सरकार में और फैसला अब उनके पक्ष में आया। नहीं, ये मानने ना मानने का तो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के एलाइज के खिलाफ, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र चला था। वो षड्यंत्र बीजेपी RSS ने चलाया था। सिर्फ आप इन मामलों की बात क्यों कर रहे हो? लेकिन मोदी जी का एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ अडवाणी जी ने एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट दी थी, आपको याद है?
अजीत डोभाल ने लिखी थी वो रिपोर्ट कि 25 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा है और इस रिपोर्ट को इन्हीं बीजेपी के लीडरों ने विदेशों में भी प्रचारित किया था। हाँ। और भारत की आज इनकी भाषा बोले तो ये भारत को विदेशों में बदनाम कर रहे थे। हाँ, ग्लोबल इशू था ये। अब वो जो सुपर जेम्स बॉन्ड है अजीत डोभाल, उनको ये 25 लाख करोड़ वाले खाते नहीं मिले ना 9 साल में। तो ये केवल एक एंगल से नहीं देखिए, उस समय चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे वो पवन बंसल जी हो, चाहे इस तरह के जितने भी हमारे लोग थे, उनके खिलाफ एक पूरा समग्र रूप से षड्यंत्र किया गया था और उस षड्यंत्र में मीडिया शामिल था। लेकिन मोदी जी तो न्याय करें ना, जो लोग पर्ची लेके घूम रहे थे, फलाना चोर है, लालू यादव चोर है, ये सब मायावती जी चोर है, ये सब लिखे ट्वीट है मनीष सिसोदिया का, आज वो खुद अंदर है। देखिए, मनीष सिसोदिया के मामले और हमारे मामलों में फर्क है। फर्क बताता हूँ। मनीष सिसोदिया जिस घोटाले में आज अरेस्ट हुए हैं, उस घोटाले की कंप्लेंट तो बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने की थी। अब अगर ये कहा जाए कि देश में कोई करप्शन नहीं हो रहा है, वो तो गलत है। प्रॉब्लम कहां पे है कि राजनीतिक वेंडेटा में और असली करप्शन में मोदी जी ने फर्क मिटा दिया है और इसका नुकसान हर लेवल पे हो रहा है, राजनीति को भी हो रहा सर, है। एक और सवाल है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब भी किसी बीजेपी नेता से इंटरव्यू लीजिए तो इसी तरह से आप सवाल कम से कम पूछिए। कड़े सवाल पूछते हो आप। नहीं, तो ये 1962 में सीबीआई बनी दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको असंवैधानिक कहा। आज भी सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर सीबीआई चल रही है। वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत बनी है। हाई कोर्ट ने उसको असंवैधानिक कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे ले रखा है सरकार ने। 62 से आपकी सरकार, आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी जब सरकार थी तो जगन मोहन रेड्डी, लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन जेल गए। तो जो दलित पिछड़े आदिवासी नेता थे उन्हीं के यहाँ ईडी इनकम टैक्स की जांच होती थी। मोदी जी जब से आए हैं तो जितने भी पक्ष के लोग हैं उनको जब मनो छोड़ देते हैं उसको। अब मैं आपको इसका ये कांग्रेस के एंगल से देखने की को बजाय इसका सामाजिक एंगल से मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। इस देश में 2 बांध बने, एक टिहरी बांध, एक सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध के जो विस्थापित हैं वो पिछले 3 दशक से लड़ रहे हैं। मेधा पाटकर जी लड़ती हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं होती कोर्ट में सुनवाई के लिए धरना देना पड़ता है और अभी तक पूरा विस्थापन नहीं हुआ है। उसी दौर में उसी मंत्रालय के तहत टिहरी डैम बनता है और टिहरी डैम के जो विस्थापित है उनको 3 बार पैकेज मिला है। सरकारी नौकरी मिली है, देहरादून ऋषिकेश में घर मिला है, दुकानें मिली हैं, कैश पैसा मिला है। तो एक देश में 2 फर्क क्यों आए? वो इसलिए आए कि जहां पे टिहरी डैम बना वहां पे सवर्ण आबादी बहुमत में थी। सवर्ण आबादी बहुमत में, ब्राह्मण ठाकुर बहुमत में थे, ब्यूरोक्रेसी में वही लोग थे, मंत्री भी उन्हीं के लोग थे, जजेस भी उन्हीं के लोग थे, मीडिया में भी उन्हीं के लोग थे। तो उनके तकलीफ को मीडिया हाईलाइट करता था। उस हाईलाइट को राजनीतिक पार्टी के लोग उन्हीं की कम्युनिटी के उसको स्वीकार करते थे। वो निर्देश देते थे तो उन्हीं की कम्युनिटी के अफसर नई नीतियां बनाते थे, उन्हीं की कम्युनिटी के जजेस उस नीतियों को अपहोल्ड करते थे और 3 बार पैकेज मिला। सरदार सरोवर के विस्थापित ट्राइबल और दलित थे, उनके लोग ना जज थे, ना ब्यूरोक्रेट थे, ना पॉलिटिकली एम्पावर्ड थे, ना मीडिया में लोग थे, उनकी कोई आवाज नहीं उठी। तो इसको कांग्रेस के एंगल से देखने की बजाय जो इस देश की सामाजिक विषमता है, आप उस एंगल से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बात सच है कि इस देश के अंदर अगर जो अपर कास्ट के लोग क्राइम करते हैं उनको एक पूरा का पूरा सामाजिक एक कवच मिल जाता है और उस कवच को भेदना मुश्किल होता है। जबकि SC ST OBC के जो लोग होते हैं उनके पास वो सामाजिक कवच नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा भुगतना पड़ता है। और यही तो लड़ाई है। जब संविधान में कहा जाता है ना कि जो एम्पावरमेंट है वो केवल आर्थिक नहीं होना है, वो केवल सामाजिक नहीं होना। सवाल तो यही से आता है ना, तो लोग यही पूछ रहे हैं। तो राजनीतिक 60 साल कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी मोदी जी को दे रहे हैं ना, 5 साल वाजपेयी को, 15 साल, 5 साल और माइनस कर देते हैं, 20 साल। हाँ। तो 45 वर्सेस 20। तो कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा अब लग रहा है ना कि इन सब चीजों पर। जवाब अच्छा सवाल पूछा आपने। इस देश के अंदर जो ये कम्युनिटीज हैं जो बेसिकली कामगार कम्युनिटीज हैं,
इनके हकों की बात पहली बार कब उठी थी? आज से 2200 साल पहले, बुद्धिज्म के जमाने में। वो लड़ाई एक लेवल पे आके कुछ 100 साल चली और उसके बाद चौथे 5वीं सदी आते आते वो हार गए, लड़ाई हार गई और कास्टिज्म और मजबूत रूप से सामने आया। दूसरी लड़ाई कब चली? जब सूफी भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, जब रैदास आए, जब कबीर आए, जब नानक आए, ये तमाम लोग इस देश के अंदर आए। वो दूसरी लड़ाई तब चली, वो फिर फेल हुई। आज वो जिंदा है उनके विचार, लेकिन सामाजिक परिवर्तन में नीचे की कम्युनिटीज को एम्पावरमेंट पूरी तरह नहीं हो पाया। तीसरी लड़ाई कब हुई है? जब हमारा संविधान बना है। जो 2200 साल में चेंज नहीं हो पा रहा था, पिछले 70 साल में वो चेंज किस लेवल पे हो गया है, आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। हम नेगेटिव देख रहे हैं, ये लड़ाई लंबी है। कांग्रेस को इस पे क्वेश्चन करना मुझे लगता है उचित नहीं है, क्योंकि 2200 साल में जो काम नहीं हो पा रहा था, कांग्रेस के संविधान के माध्यम से 70 साल में उसमें कई कदम चले। और आज चिंता ये होनी चाहिए कि ये यात्रा रिवर्स हो रही है आरएसएस के टाइम पे। वो रिवर्स नहीं हो, वो रिवर्स हो गई तो फिर कई सदियां लगेगी दोबारा। मोदी तो कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी के पक्षधर हैं, एक दलित राष्ट्रपति, फिर ट्राइबल राष्ट्रपति, 27 ओबीसी मंत्री। आपको चुनना था तो सचिन तेंदुलकर, उनको उठाना है तो पीटी उषा। मैं आपको बता दूं, देखो पद्म भूषण का डाइवर्सिटी देखिए। जो उच्च पदों पे लोग जाते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता हूं, क्योंकि अगर आप एक ट्राइबल को राष्ट्रपति बनाते हैं, ये बहुत बड़ा कदम होता है। अगर आप एक दलित को राष्ट्रपति बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा कदम होता है। कोविंद साहब भी दलित थे, राष्ट्रपति बने। लेकिन एमके नारायणन साहब को कांग्रेस ने बनाया था, वो भी दलित थे, राष्ट्रपति बने। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, कांग्रेस के थे भाई साहब, उपराष्ट्रपति थे, फिर नहीं, कांग्रेस पार्टी ने पहले उपराष्ट्रपति बनाया, फिर राष्ट्रपति बनाया था। जब वीपी सिंह 96 में, ये 91 में ही तय हो गया था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने थे। रामविलास जी ने कसम खाया था कि हम राष्ट्रपति भवन ही नहीं आएंगे जब तक यहाँ कोई दलित पिछड़ा नहीं बैठे। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ने 91 में ही तय हो गया था। और उस समय अगर आपको याद हो, अगर आप जाएंगे रिकॉर्ड में, तो हरकिशन सिंह सुरजीत थे सीपीएम के। ये शर्त उन्होंने रखी थी, नाम कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सुझाया था और कांग्रेस पार्टी ने 91 में उनको 92 में वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, इस पब्लिक कमिटमेंट के साथ कि वो अगले राष्ट्रपति भी होंगे। लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूं, मैं सांकेतिक बात तो एक हो गई। जब कांग्रेस पार्टी किसी को ऐसे पद पे बिठाती है, चाहे वो एमके नारायणन साहब हों, चाहे आज वो खड़गे जी हों, वो वोकल होते हैं, वो इश्यूज पे स्टैंड लेते हैं। वो समाज की कुरीतियां हों या राजनीतिक फैसले हों, उसके ऊपर अपनी बात रखते हैं। उनके पास मुंह पर जबान होती है, उनके हाथों में ताकत होती है। जब बीजेपी ऐसे करती है तो आपको ये इंस्टेंस नहीं मिलते हैं कि उनके पब्लिक डोमेन में ऐसे फैसले हों जो कि इंडिपेंडेंट दिखे आपको, या उन्होंने ऐसी बातें बोली हों जो इस देश के अंदर लगे कि हमारी कम्युनिटी का आदमी सशक्त है। तो एक सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन देना जो जरूरी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, और एक एक्चुअल पावर देना। जब कांग्रेस में जगजीवन राम होते हैं तो वो फुल ताकतवर मंत्री होते हैं, वो कोई हल्के फुल्के मंत्री नहीं होते हैं। बांग्लादेश या कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है, या कांग्रेस अपनी पार्टी के घोर क्रिटिक को, गांधी जी के घोर क्रिटिक को, अंबेडकर साहब को अगर संविधान सभा का अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी का बनाती है तो उनको पावर भी देती है कि ये पावर है, आप कीजिए। वो सांकेतिक एम्पावरमेंट नहीं है। अंबेडकर जी का रियल एम्पावरमेंट था ना, जगजीवन राम बाबू का रियल एम्पावरमेंट था, खड़गे जी का रियल एम्पावरमेंट है ना। ऐसे में 10 नाम गिना दूंगा आपको। मोदी जी तो उस दिन कहते छाता वाला, आपने देखा होगा, पीएम ट्वीट कर रहे हैं। मोदी जी ऐसी बातें, उनका कहने का तो यही मतलब था कि आप दलित प्रेसिडेंट का अपमान हो रहा है। मोदी जी ऐसी बातें करते करते प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी बातों के अंदर इस लेवल का स्तर है जिसका जवाब हमें देना चाहिए। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 4 महीने से ये देश उनकी बातों को सुन रहा है, देश देख रहा है कि वो किस तरह से आगे बढ़े हैं। और खड़गे जी ऐसे नहीं बने हैं। इस देश के अंदर बहुत सारे जब जिस पद पे रहे हो, अगर वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो इस देश का सबसे बड़ा भूमि सुधार वही कर पाए। अगर वो होम मिनिस्टर थे तो वीरप्पन जैसे क्या था, दुर्दांत उसको तस्कर को वो
खत्म कर पाए, अगर वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो तेलगी जैसे स्कैम को खत्म कर पाए, अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर थे तो सबसे ज्यादा बैकलॉग वैकेंसी दलितों की वो भर पाए थे उस जमाने में। और कैसे भर पाए थे कि उस जमाने में जब कर्नाटक के अंदर ये बात हुई कि दलित की वैकेंसी भरनी है, बैकलॉग वैकेंसी, तो कहा जाता था कि वो क्वालिफाइड नहीं है, जो बीटी। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले सबको भर्ती कर लो, उसके बाद उनको बीटी कराओ। तो उन्होंने हजारों लोग भर्ती किए विदाउट क्वालिफिकेशन, भर्ती करने के बाद नौकरी पे परमानेंट करने के बाद फिर उनकी क्वालिफिकेशन पूरी करवाई। ऐसे व्यक्ति तो जब कांग्रेस बनाती नहीं है, मैं ये भी गलत कह रहा हूं, जब कांग्रेस में ऐसे व्यक्तियों को बढ़ने की जगह मिलती है तो वो पूरी ताकत के साथ काम कर पाते हैं, पूरे जोश के साथ बोल पाते हैं। बीजेपी के अंदर केवल मोदी जी बोलते हैं और एक थोड़ा बहुत अमित शाह जी बोलते हैं, बाकी वो किसी को कुछ भी बना दें, कोई बोल नहीं पाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि गुरदीप सप्पल साहब फैक्चुअल बात करते हैं, और आप लोग को नहीं लगता है कि इंटरव्यू इसी तरह से होने चाहिए। पत्रकार को कम से कम उस पक्ष को रखना चाहिए जिस पक्ष के लोग बात करने के लिए नहीं है। वो तमाम सवाल जो इस देश का SC ST OBC पूछना चाह रहा था, क्या मैं वो पूछ पाया, और क्या सप्पल साहब के जवाबों से आप सहमत हैं? लेकिन पत्रकारों को भी कसौटी पर कसिए। कुछ इंटरव्यू PR के लिए किए जाते हैं, रिश्ते बनाने के लिए किए जाते हैं, कुछ इंटरव्यू जनता को बताने के लिए किए जाते हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।